नमस्कार। ज्योतिष अनुसार जैसे हमारी जन्म कुंडली हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी होती है, उसी प्रकार आपके और हमारे घर का वास्तु भी हमारे भविष्य से जुड़ा होता है। वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे ही प्रश्नों का आज समाधान जानेंगे आज के विशेष कार्यक्रम में। नेहा जी, वैद्य गुरु के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। नेहा जी, वास्तु की इस यात्रा में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि वास्तु है क्या और इसका हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि कैसे? देखिए, वास्तु जो है ये एक्चुअली वेदांग का एक पार्ट है। वेदांग यानी हमारे वेदों का एक पार्ट है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमारी दिशाओं के बारे में बताया गया है। जहाँ भी हम रहते हैं, इस पृथ्वी पे जितनी भी दिशाएं हैं, कौन सी दिशा में क्या चीज़ रहने से उन दिशाओं का हम पूरा लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में जो विज्ञान है उसे वास्तु कहते हैं। नेहा जी, अभी आपने दिशाओं पर जानकारी दी। मैं ये जानना चाहता हूँ, घर में ये दिशाएं हैं क्या, यानी कि घर में दिशाएं कैसे काउंट होती हैं और इनका हमारी लाइफ पर कैसे प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, वास्तु में यूजुअली जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा रेसिडेंशियल घर होता है, उसके लिए 8 दिशाएं मेन बताई गई है और बीच में एक ब्रह्म स्थान के बारे में बताया गया है। इन 8 दिशाओं को हम इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली दिशा आती है उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आती है पूर्व की दिशा यानी ईस्ट। फिर आती है आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट। फिर आती है दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। फिर आती है दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट। फिर आती है पश्चिम की दिशा यानी कि वेस्ट। फिर आती है हमारी उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण की दिशा, जिसे नॉर्थ वेस्ट भी कहते हैं। और फिर आती है हमारी उत्तर की दिशा, जिसे नॉर्थ कहा जाता है। तो इन्हीं दिशाओं का लाभ हमें किस तरीके से उठाना चाहिए कि हम घर में किन चीज़ों को किस तरीके से प्लेस करें कि सारी दिशाएं हमारे फेवर्स में हों, उसी के लिए हमें वास्तु का ज्ञान दिया जाता है। दिशाओं के बाद मैं आपसे एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहता हूँ, घर के इंटीरियर की, यानी कि हमारा बाथरूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, यानी वास्तु के अनुरूप बच्चों की पढ़ाई का रूम कहाँ हो, मतलब ये सब व्यवस्था के लिए आपसे एक बार जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वास्तु के अनुसार हम जहाँ पे भी रहते हैं, हर चीज़ का अपना एक वास्तु होता है। जैसे आपने सबसे पहले बताया कि बाथरूम कहाँ होना चाहिए, तो बाथरूम के लिए मेन जो दिशा होती है वो साउथ वेस्ट सबसे अच्छी दिशा मानी गई है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं तो आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट के साइड में भी अपने बाथरूम बना सकते हैं। देखिए, इन दिशाओं में अगर आप बाथरूम बनाएंगे तो बाथरूम की जो नेगेटिविटी है वो आपको ज़्यादा खराबी नहीं करेगी और इन्हीं दिशाओं में बनाया गया बाथरूम आपको काफ़ी सूट करेगा। ठीक उसी तरीके से आपने जैसे बेडरूम के बारे में पूछा है, तो बेडरूम अगर घर के किसी मुखिया का बेडरूम है तो उसे प्रेफर करना चाहिए कि वो साउथ में होना चाहिए। साउथ जो दिशा होती है वो हमारे साउथ वेस्ट लक की दिशा होती है और पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। ठीक इसी तरीके से साउथ भी जो होती है वो पृथ्वी तत्व की दिशा होती है। तो इस दिशा में घर का मुखिया अगर रहता है तो घर में पैसे का आवागमन अच्छा होता है। ठीक इसी तरीके से आपने स्टेयरकेस के बारे में पूछा, तो स्टेयरकेस हम साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हर चीज़ों की अपनी अपनी दिशाएं होती है। आपने वास्तु के बारे में समझाया, वास्तु क्या है, आपने दिशाओं के बारे में समझाया, घर के इंटीरियर के बारे में समझाया, यानी कि हमारा बाथरूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, बच्चों की पढ़ाई का रूम। इसके बाद मैं एक और हटके क्वेश्चन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं कोई प्लॉट लेकर अपना मकान बनाना चाहता हूँ तो उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए वास्तु अनुसार, या फिर मान लो कोई बना बनाया मकान ही मैंने लिया तो उसका कैसे मतलब समाधान करूँ मैं? हाँ, देखिए, यूजुअली क्या होता है, हम जब भी कोई एक प्लॉट खरीदते हैं, जैसे कि आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप पहले अपने जो भी बिल्डर है उनसे वो मैप ले लें कि वो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, दिशाओं का ज्ञान ले लें। फिर कंपास की मदद से हम देखते हैं कि कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में गई है, उसके अनुसार फिर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप उसके अनुसार बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया हुआ है, तो अगर आप तोड़फोड़ नहीं करना चाहते तो भी कुछ उपाय होते हैं जिनके मदद से वास्तु का दोष घर से कम किया जा सकता है। वास्तु में अगर मैं कोई सबसे ज़्यादा अगर सावधानी सुनता हूँ वास्तुकार से, वो है घर का मुख्य द्वार। आखिर मुख्य द्वार का संबंध हमारे भाग्य से ऐसा क्या जुड़ा है कि आप सबसे ज़्यादा वहीं पर ध्यान देते हैं और वहीं के बारे में बताते हैं, मुख्य द्वार के बारे में? इसके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मेन डोर का वास्तु जब भी आता है ना, मेन डोर की बात जब भी आती है, ये वास्तु का एक बहुत ही मेन चीज़ होता है। फेसिंग अलग चीज़ हो जाता है, मेन डोर के अकॉर्डिंग ही हम फेसिंग देखते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, अपने मेन डोर से बाहर निकलते हैं, उस समय जो दिशा आपके मुंह के सामने आ रही है
वही दिशा आपके घर की फेसिंग कहलाएगी। तो वास्तु में यूजुअली हम ईस्ट और नॉर्थ यानी कि पूर्व और उत्तर की दिशाओं को फेस करने वाली जो घर होते हैं या जो प्लॉट्स होते हैं उसी को लेने के का ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि साउथ और वेस्ट जो होता है वो हमारा भारी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मेन डोर बना देंगे या ओपन स्पेस रख देंगे तो घर का वास्तु काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। और ईस्ट और नॉर्थ जो है वो हल्का होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे मेन डोर बनाना चाहिए जो कि खुला एक ओपन स्पेस वहाँ पे दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं ईस्ट और नॉर्थ के लिए। अगर फिर भी आपका मेन डोर किसी गलत डायरेक्शन में बन गया है तो उसके भी आप छोटे छोटे कई सारे उपाय हैं वो करके वास्तु दोष वहाँ का कम किया जा सकता है। आपने हमारे भाग्य और वास्तु दोष के तो अनेकों कारण बता दिए हैं। अगर किसी का मकान वास्तु अनुरूप नहीं बना है तो आपके पास उसके लिए क्या उपाय है? जी ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर का वास्तु समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपने घर का नक्शा होना चाहिए, ठीक है? कौन सी दिशा किधर जा रही है और किस दिशा में आपने क्या बनवाया है। अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ी है, जैसे कि कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ सामान आपने इधर का उधर रख दिया, जैसे मान लीजिए आपने नॉर्थ को बहुत ज़्यादा भारी कर दिया है या ईस्ट को बहुत ज़्यादा भारी कर दिया है और आपके साउथ में या वेस्ट में स्पेस है, तो यही रिकमेंडेशन दिया जाता है कि भारी सारे सामान आप साउथ में प्लेस कर दीजिए या वेस्ट में प्लेस कर दीजिए। तो इस तरीके से एक आपका रेमेडी हो गया। अगर आप ये नहीं कर सकते, सपोज़ आपके साउथ में इतना स्पेस नहीं है या आपने ओपन स्पेस बना दिया है, तो वहाँ पे जैसे हम कुछ तरीके की पेंटिंग लगवा सकते हैं, कुछ तरीके के आप रंग करवा सकते हैं। तभी भी अगर ना हो, अगर आप तोड़ फोड़ करने में कंफर्टेबल हो तो आप वो भी चेंज करा सकते हैं। अगर तब भी कुछ ना हो पा रहा हो तो फिर हम यंत्र मंत्र या कुछ दान वाली रेमेडीज़ बताते हैं, वो करने से जो है वास्तु दोष काफ़ी कम किया जा सकता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने वास्तु को ही क्यों चुना, यानी कि वास्तु में आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं मेरे को तो यही करना है? जी ज़रूर। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी का बहुत फोकस वास्तु के ऊपर था। मैं जिस घर में रहती थी, हम लोग जिस घर में रहते थे, वहाँ काफ़ी सारे वास्तु दोष थे, मेनली नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट का। तो मेरे फादर ने धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। तो क्योंकि फादर का एक पिताजी का फोकस जहाँ होता है, बच्चे का भी इंटरेस्ट उसमें आ जाता है प्राय। तो उनसे मुझे बचपन में कुछ कुछ सीखने को मिलता था कि बेडरूम इधर होना चाहिए, भारी सामान इधर होना चाहिए। ऐसे करते करते मुझे जो है इसमें इंटरेस्ट आने लगा। और मुझे क्योंकि मेरे पिताजी भी वास्तु के कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, तो थोड़ा बहुत उनसे नॉलेज ले पाई। बट ये करने के लिए फिर मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो मैंने काफ़ी सर्च वगैरह किया। फिर मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस के बारे में पता चला, तो यहाँ पे मैंने फिर वास्तु के लिए एनरोलमेंट करवाया और वास्तु का कोर्स कंप्लीट किया। इन्होंने रेसिडेंशियल के संग संग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वास्तु के बारे में भी बताया, जिसकी वजह से मेरी नॉलेज में भी काफ़ी हेल्प हुई, काफ़ी ग्रोथ हुई। नेहा जी, मैं आपसे एक और विशेष बात जानना चाहूँ। ये जो हमारा वास्तु है, हमारे घर, हमारे ऑफिस, फैक्ट्री, ये एक ही काम करता है या अलग अलग इसके नियम होते हैं? मतलब देखिए, आप कोई भी प्लॉट ले रहे किसी भी पर्पज से, जैसे आपका ये ऑफिस रूम है तो सबकी तो दिशाएं हैं, 8 दिशा और एक ब्रह्म स्थान। तो सबको किस तरीके से मैनेज करना है। अब घर का वास्तु अलग हो जाता है क्योंकि आप वहाँ पे रहते हो, खाना वगैरह बनाते हो। ऑफिस का वास्तु थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि आप वहाँ पे वो आपके काम करने का डायरेक्शन है। और इंडस्ट्रियल वास्तु अलग हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आप एक फैक्ट्री टाइप्स कुछ बनाते हो। तो हाँ, वास्तु सबका ही इम्पैक्ट करता है। जैसे ही कहीं पे भी एक प्लॉट बनना शुरू हो जाता है, वास्तु में 45 देवताओं का महत्व होता है, वो 45 देवताज वहाँ पे आके बैठना शुरू हो जाते हैं। और ये बेसिकली एक एनर्जी बैलेंसिंग साइंस है, जो अगर आप दिशाओं के हेल्प से बैलेंस कर ले तो आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। आपने जो अभी वास्तु के नियम बताए, मैं वहाँ से एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि वास्तु के नियम सभी पर एक समान कार्य करते हैं या अलग अलग रूप से कार्य करते हैं? देखिए, क्योंकि वास्तु में 45 देवताओं का महत्व होता है, तो वो 45 देवता सेम होते हैं। इस पृथ्वी पे चाहे जितने भी घर हैं, जितने भी प्लॉट्स हैं, सभी में वो 45 देवताओं का इम्पॉर्टेंस है। वो 45 देवता वहीं जा कर के बैठेंगे। तो अगर किसी के घर में नॉर्थ का दिशा को अगर हम बच्चों के लिए या मनी के लिए सिग्निफाई कर रहे हैं, तो वो सभी व्यक्ति के लिए सेम रूप से वह नॉर्थ की दिशा ही सिग्निफाई करेगी। अगर साउथ के लिए हम पैसा रुपया कमाना इसको सिग्निफाई कर रहे हैं, तो सभी के लिए साउथ की दिशा वही सिग्निफाई करेगी। नेहा जी, वास्तु में अक्सर एक चर्चा होती है ब्रह्म स्थान की। वैसे तो ये सभी जानते हैं हमारे दर्शक, लेकिन फिर भी बहुत से नए दर्शक जुड़े होते हैं, उनके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये ब्रह्म स्थान है क्या और इसका वास्तु में कितना बड़ा योगदान है या क्या महत्व रखता है वास्तु में?
जी बिल्कुल, देखिए ब्रह्म स्थान जो होता है किसी भी घर का, ब्रह्म ब्रह्म मतलब मिडिल, तो किसी भी घर का या किसी भी प्लॉट का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। अब ब्रह्म डेडिकेट किया गया है ब्रह्मा को भी, ठीक है, और वास्तु में जो इसके देवता होते हैं वो उसे केतु को माना गया है। तो ये ब्रह्म स्थान जो भी होता है हमारे घर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको बोला जाता है। इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सामान नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले ज़माने में जो हमारे घर होते थे, आप देख सकते हैं बेसिकली उसका जो मिडिल वाला पार्ट होता था जिसको आंगन बना दिया जाता था, उसको ओपन स्पेस खुला छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ये एक आकाश तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ में वहाँ पे पहले के समय तुलसी का पौधा रख दिया जाता था, जिससे घर में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता था, घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब रहती थी। लेकिन आज के समय जो फ्लैटों के सिस्टम में, उस सिस्टम में हम ब्रह्म स्थान को ओपन नहीं रख सकते। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि ब्रह्म स्थान हमारा जितना खाली हो, बेसिकली आज के समय देखा गया है कि कई सारी फ्लैटों के सिस्टम में वहाँ बीच में दीवार बना दिया जाता है या कोई किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्रह्म स्थान हमारा जितना ज़्यादा खाली रहे, जितना ओपन, और सबसे बड़ा बात नीट एंड क्लीन एकदम होना चाहिए, तो हमारे घर के जो वास्तुदेव है वो सबसे ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। और अगर वो खुशहाल रहेंगे तो घर में रहने वाले जो भी लोग हैं उन्हें भी बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा। नेहा जी, आप ब्रह्म स्थान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, आजकल विशेषकर शहरों में जो व्यवस्था है मकानों की, वहाँ ब्रह्म स्थान के लिए खाली जगह छोड़ना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए कोई समाधान, कोई रेमेडी आपके पास होगा? ब्रह्म स्थान का एक ही रेमेडी है कि अगर आप ओपन नहीं रख सकते हैं तो ब्रह्म स्थान को आप नीट एंड क्लीन रखिए। वहाँ पे कोशिश करिए कि किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई भी भारी सामान उधर नहीं होना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा रखिए। यही उसकी सबसे बड़ी रेमेडी है, और कोई रेमेडी नहीं है। नेहा जी, जैसे कि हमारी बात चल रही है ब्रह्म स्थान की, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा नॉर्थ वेस्ट की। सही मायने में इसकी उचित भूमिका क्या है? जी बिल्कुल, नॉर्थ और वेस्ट के जो कोना है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य यानी वायु तत्व, वो वहाँ पे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उस दिशा का स्वामी होता है चंद्रमा। आप अगर ज्योतिष से भी रिलेशन देखेंगे तो चंद्रमा हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट का स्वामी है। तो आपको जिस भी तरीके की अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहिए, जैसे कि सपोज़ आपका कोई लीगल इश्यूज़ चल रहा है जिसको आपको बहुत जल्दी जल्दी रिजॉल्व करना है, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो आप बेच नहीं पा रहे लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी जिसे सल्टाना हो, उन चीज़ों को हम नॉर्थ वेस्ट के दिशा में प्लेस करते हैं। इसके अलावा जैसे मेहमानों के जो रूम होते हैं, गेस्ट रूम जो होता है, वो भी हम वहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि मेहमान आए और वो जल्दी से जल्दी चले जाए। परमानेंट घर में तो जो घर के मुखिया है या घर के सदस्य है वही रहते हैं, तो इस तरीके के नॉर्थ वेस्ट को आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो दिशा होती है वो भी एक बार के लिए नॉर्थ वेस्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट बेसिकली मूवमेंट की दिशा होती है। आपको जो भी चीज़ मूवमेंट से रिलेटेड, जिसे आपको जल्दी जल्दी बेचना है, सल्टाना है, या मूवमेंट रिलेटेड जो भी काम है, उन सब के लिए नॉर्थ वेस्ट का दिशा बहुत अच्छा होता है। नेहा जी, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ मिरर के बारे में। अक्सर आप वास्तुकार कहते हैं अगर मिरर को सही दिशा ना मिले तो नुकसान होता, और सही दिशा मिल जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता। तो मैं जानना चाहता हूँ मिरर की सही दिशा कौन सी है और गलत दिशा कौन सी है? जी बिल्कुल, देखिए मिरर में हम लोग क्या करते हैं, दर्पण बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है। जो भी हम देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वही मिरर हमें साफ वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मिरर का भी वास्तव में काफ़ी अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि जो भी हमारी अच्छी दिशा सारी ही अच्छी होती है, लेकिन कुछ काम के लिए ही कुछ दिशाएं अच्छी है, कुछ काम के लिए कुछ दिशाएं अच्छी नहीं है, वो दूसरे कार्यों के लिए अच्छी है। तो जैसे ईस्ट और नॉर्थ जो हमारे हर चीज़ के लिए उसे अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ईस्ट के जो स्वामी हैं वो हमारे सूर्य भगवान हो जाते हैं, और नॉर्थ के जो स्वामी हैं वो हमारे बुध हो जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो भगवान गुरुदेव को समर्पित है। तो इन दिशाओं में जब हम कभी भी मिरर को प्लेस करते हैं तो वहाँ की ऑस्पिशियसनेस को वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा आप वेस्ट में भी मिरर रख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट हमारे मैनिफेस्टेशन की दिशा होती है। मैनिफेस्टेशन यानी कि हम जो भी चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ पूरा होना चाहिए, वो उस दिशाओं का डायरेक्शन है वेस्ट। तो अगर आप वेस्ट में भी प्लेस करते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगी। बट मिरर को कभी भी साउथ की दिशा में प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि साउथ के जो देव होते हैं वो यम होते हैं, और साउथ वेस्ट के जो देव होते हैं वो राहु होते हैं। तो इन
देवों की दिशाओं में हम लोग कभी भी मिरर को प्लेस नहीं करते, अदरवाइज़ वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो सकते हैं या आपका पैसा वगैरह थोड़ा डूब सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे जूते चप्पलों के बारे में। वैसे तो जूते चप्पलों को हमारे घर के बाहर ही निकालना चाहिए, यानी दहलीज से बाहर ही, ताकि उनका नेगेटिव प्रभाव हमारी लाइफ पर ना पड़े। लेकिन शहरों में ये संभव नहीं है, विशेषकर फ्लैटों में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फ्लैटों में जूते चप्पल रखने की सही जगह कौन सी, यानी कि किस दिशा में रखें ताकि उनका नेगेटिव प्रभाव हमारी लाइफ पर न पड़े। जी बिल्कुल, देखिए जूते चप्पल बेसिकली हमारी बॉडी की एनर्जीज कैरी करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वो पृथ्वी तत्व होती है। अभी अगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपका घर जो है वो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, और जूते चप्पल हमारी बॉडी की एनर्जी तो कैरी कर रहे हैं, साथ साथ वो बाहर की धूल मिट्टी और गंदगी को भी कैरी कर रहे हैं। सबसे पहला तो वास्तव में ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जूते चप्पल जहाँ कहीं पर भी खोलें वो स्थान ढका हुआ होना चाहिए, जिससे कि उस जो बैड एनर्जी है वो एमिट होकर आपके घर में ना आए। लेकिन आजकल व्यवस्था ही ऐसी होती है कि आपको जूते चप्पलों को अपने घर के अंदर ही प्लेस करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन आप साउथ वेस्ट में आप अपना जूते चप्पलों को प्लेस कर सकते हैं। वहाँ अलमारी बनाया जा सकता है, घर के बाहर जूते खोलें, उसे ले करके फिर आप अपने हाथों से ला करके उस अलमारी के अंदर रख दें साफ़ सुथरे करके, तो आपको किसी भी तरीके का वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा दीवार घड़ी की। कहते हैं कि घड़ी का हमारी किस्मत से सीधा सीधा संबंध जुड़ा होता है, यानी कि अगर घड़ी को हमें घर में लगाना है, यानी दीवार घड़ी को हमें घर में लगाना है, तो किस दिशा में लगाएं? जी बिल्कुल, देखिए समय से तो समय के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है, और समय यदि आदमी का सही ना हो तो आदमी को कोई भी फेवर नहीं कर सकता फिर। तो घड़ी जो होती है ना, वो सिर्फ ना कि यूनिवर्स का समय बताती है बल्कि हमारा समय भी बताती है। कई लोगों की आदत होती है कि घर में पुरानी घड़ी है, बंद हो गई है, उसे उठा के रख देते हैं, ठीक है हम लोग बाद में देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में कोई भी बंद घड़ी या ख़राब घड़ी है, आप इमीडिएट या तो उसे हटा दीजिए या उसे तुरंत रिपेयर करवाइए। कई लोग क्या करते हैं कि घड़ी थोड़ी सी टूट फूट गई है, उसको रिपेयर करके लगा लिया। वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़राब घड़ी जो होती है वो हमारा ख़राब समय को दर्शाती है। घड़ी की भी वास्तु में कुछ दिशा बताई गई है। सबसे फेवरेबल दिशा जो होती है वो ईस्ट होती है। अगर आप ईस्ट में लगा सकते हैं घड़ी तो बहुत अच्छा बात है। ईस्ट में लगाने से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसों को बढ़ाना है, पैसों में वृद्धि करनी है, तो आप नॉर्थ की दिशा में घड़ी लगाइए, आपके पैसों में बहुत काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ पेड़ पौधे के बारे में। आजकल एक आम चलन हो गया है, एक बहुत बड़ी मतलब जागरूकता ही है घर में पेड़ पौधे लगाने, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या है ना, वास्तुकार है ना, बहुत से नियम बताते हैं, सावधानी बताते हैं कि पेड़ पौधों को कब और किस समय किस दिशा में लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका वास्तु का मत क्या कहता है इस विषय में? जी बिल्कुल, देखिए पेड़ पौधों का हमेशा से ही हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व रहा है। पेड़ पौधे हमारे घर को सजाने के साथ साथ हमारे घर के पर्यावरण को शुद्ध करने का भी काम करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं सब ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। फिर भी वास्तु के अनुसार कुछ पौधों की कुछ दिशाएं बताई गई है। जैसे सपोज़ कि कुछ लोगों का साउथ फेसिंग प्लॉट हो गया, या फिर अगर आपको साउथ में ही पौधे लगाने हैं तो आप कोशिश करके बड़े पेड़ लगाने चाहिए। जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अगर आप उसको लगाने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ तो यूजुअली नहीं लगाना चाहिए, आम का पेड़ हो गया, इस तरीके के अगर आपको बड़े पेड़ लगाने हैं तो आप अपने घर के साउथ में या फिर वेस्ट में लगा सकते हैं। और बात आती है जब भी छोटे या डेकोरेटिव पौधे लगाने की, जैसे आजकल फेंग शुई के नाम पे भी चाइनीज़ पौधों का प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। पहले के लोग तुलसी के पौधे लगाते थे, तुलसी की पूजा आज भी बहुत घरों में होती है। तो छोटे पौधों को लगाने की सबसे उपयुक्त दिशा होती है नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के डायरेक्शन में। उसमें भी सबसे अच्छी दिशा नॉर्थ ईस्ट मानी गई है। वहाँ पे आप जितने भी छोटे छोटे फूल वाले सुंदर पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, उतने ही आपके घर में खुशहाली आएगी और घर में जो लोग रहेंगे उनकी सेहत में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो इस तरीके से आप पेड़ पौधों से भी अपने घर को सजा सकते हैं। जितने भी पौधे लगाए कोशिश करें कि अपने घर के आंगन में ही लगाइए। घर के अंदर यूजुअली पेड़ पौधों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु को लेकर आपसे अभी तक जितनी भी चर्चा हुई उसका सीधा सीधा संबंध हमारे देवी देवता से रहा। अगर इस कार्यक्रम में हम देवी देवताओं की बात ना करें तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। आप समझिएगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे देवी देवता का मंदिर हमारे घर में किस दिशा में होना चाहिए।
जी, पूजा स्थल की जो आपने बात की है, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में मंदिर है, उसे मंदिर कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मंदिर के अपने रख-रखाव और कुछ नियम होते हैं। मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएँ होती है वो सब आपकी प्राण प्रतिष्ठित होती है, जबकि घर में हम जो भी प्रतिमाएँ रखते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती। तो घर में जो होता है उसे पूजा स्थल बोलना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात ये है कि कई लोगों की आदत होती है कि एक ही देवी या देवता की कई सारी तस्वीर रखेंगे या कई सारी प्रतिमाएं रखेंगे, जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ा दोष होता है। एक ही देवी या देवता की आपको एक ही प्रतिमा या एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि पूजा स्थल का जो सबसे अच्छा दिशा होता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा होता है, ईशान कोण। उसे स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है वहाँ पे, क्योंकि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, आंखें बंद करके ध्यान भी लगाते हैं, जप करते हैं, उस दिशा में अगर आप ये काम करते हैं तो देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं, उस जगह की एनर्जी और एनवायरनमेंट भी हैप्पी रहती है। तो आपको अपने पूजा स्थल को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में कोशिश करके रखना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद आप ईस्ट में भी लगा सकते हैं, और अगर ईस्ट में भी नहीं लगा सकते तो फिर आप नॉर्थ में कर सकते हैं। बट इन तीनों डायरेक्शन के अलावा आपको अपने घर का पूजा स्थल और कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी सारा बहुत बड़ा एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। और कोशिश करिए कि आप जब भी पूजा करें, आपका मुंह जो हो वो उसके सामने पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, क्योंकि पूजा करने का यही नियम होता है। इस तरीके से अगर आप कभी भी पूजा करेंगे तो भगवान भी जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी होंगी। घर के पूजा स्थल के बाद अब बात करूंगा हमारे घर के किचन की, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे घर और आपके वास्तु में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किचन के लिए सही दिशा कौन सी है? जी बिल्कुल, देखिए किचन को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारा एक तरीके से मेडिसिन रूम है। आपने कहावत सुना होगा कि योर फूड इज़ योर मेडिसिन। तो अगर किचन हमारा गलत दिशा में होगा, किचन में बेसिकली हम यूज़ किस चीज़ का करते हैं? अग्नि का। तो अग्नि अगर हमारे घर में गलत दिशा में होगी तो वो हर चीज़ में अग्नि लगा देगी। तो हमें अग्नि को अग्नि तत्व से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साउथ ईस्ट, जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, वो किचन के लिए सबसे बेस्ट दिशा मानी गई है। अगर आप अपने किचन को इस दिशा में प्लेस कर सकते हो, और इसमें भी कुछ नियम होते हैं कि आपको जो अपने घर का चूल्हा है वो एकदम प्रॉपर साउथ ईस्ट में रख के जब आप खाना बनाए, जो भी घर की महिलाएं खाना बनाती है तो उनका मुंह जो है वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। तो ऐसे घर में बनाया हुआ खाना, ऐसे किचन में बनाया हुआ खाना जो होता है वो सभी घर के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। और घर में पैसों, क्योंकि साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारी मनी की भी डायरेक्शन मानी गई है। तो साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट एंड वेस्ट पूरा ही हमारा मनी का डायरेक्शन माना गया है। इन डायरेक्शंस को अगर हम अच्छे से प्लेस करते हैं तो घर में पैसों का आवागमन बहुत अच्छे से होता है। तो किचन को आप जब भी बनाएं, कोशिश करें कि आप साउथ ईस्ट में बनाइए। अगर आप साउथ ईस्ट में नहीं बना सकते तो आप वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा में भी किचन को बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर खाना बनाने का नियम अलग हो जाएगा। जो भी गृहिणी उसमें काम करेंगी वो चूल्हा इस तरीके से प्लेस करना होगा कि खाना बनाते समय उनका मुंह जो हो वो पश्चिम दिशा की ओर हो, तब आपको ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ फेस नहीं करना होगा। तो ऐसी दिशा में भी जो बनाया हुआ खाना होता है वो भी काफ़ी सूट करता है। इसके अलावा अगर आप और किसी भी डायरेक्शन में अगर अग्नि को स्थापित करेंगे तो उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है इसका एक बहुत बड़ा वास्तु दोष आपको लगता है। यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, अगर किसी कारण किसी के मकान में किचन वास्तु अनुरूप ना हो तो वो क्या उपाय करें? जी बिल्कुल, उपाय हो सकता है। कई लोग आजकल ये भी करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराते हैं उनकी। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे किचन की दिशा तो बहुत सही दिशा में बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि कई लोग आजकल जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराते हैं उनके जो भी स्लैब्स होते हैं वो पूरे ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप किसी भी डायरेक्शन में अपने किचन को प्लेस करिए, आपको कोशिश करना है कि पूरा ब्लैक कलर का पत्थर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काला रंग जो होता है ना वो सभी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और अग्नि की ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो कोई भी डायरेक्शन हो, पहला बात तो आपको काला कलर वहाँ पे प्लेस नहीं करना है। दूसरी बात, अगर ऐसा है मान लीजिए आपने नॉर्थ ईस्ट में अपना किचन बना दिया या साउथ वेस्ट में आपने किचन बना दिया है, कोशिश करिए कि वहाँ से आप वो हटा ही दें। लेकिन अगर ऐसा हो पा रहा है कि आप हटा नहीं पा रहे तो अगेन आप मंत्र यंत्र वगैरह कुछ प्लेस करके या कलर से कलर करके आप उसका रेमेडीज़ 100% कर सकते हैं, बट वो वास्तु दोष कम करेगा, ख़त्म नहीं करेगा।
नेहा जी, मैं आपसे एक और विशेष चीज़ जानना चाहता हूँ, विशेषकर बच्चों के, क्योंकि बच्चे ही हम सब का भविष्य हैं, हम तो वर्तमान में हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वास्तु में क्या कहा गया है बच्चों के पढ़ाई के रूम को लेकर? उनका रूम घर की किस दिशा में सबसे अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, बच्चे हमारे घर में अगर पढ़ाई कर ले तो इससे सबसे अच्छी बात और क्या होती है, आधे से ज़्यादा माँ बाप को तो यही टेंशन होती है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। देखिए, ईशान कोण जो होता है ना, जो कि गुरुदेव की दिशा मानी गई है, देवों में जो गुरु है यानी कि बृहस्पति, उनकी दिशा मानी गई है ईशान कोण। तो अगर इस कमरे में आप बच्चों की दिशा बनाते पढ़ाई के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बच्चों का टेबल जो होगा वो आप स्टडी टेबल जो होगा वो आप इस रूम में प्लेस करें। कोशिश करें कि बच्चों के पढ़ते समय उनका जो मुंह हो वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस हो। बच्चों के ऐसे कमरे में टेबल के पास आप माँ सरस्वती का फ़ोटो लगाइए, जिससे बच्चे को ध्यान करने में, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चों के स्टडी टेबल के ऊपर आप एक छोटा सा ग्लोब प्लेस कर सकते हैं, वो भी बच्चों के लिए ध्यान मेडिटेशन के लिए अच्छा रहता है। और बच्चों का जो टेबल हो, कोशिश करिए आसपास में आप पीले या हरे कलरों का ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि ये सब रंग जो होते हैं हमारे ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप इस डायरेक्शन में बच्चों की पढ़ाई की सारी चीज़ें करते हैं तो बच्चों का मन पढ़ने में भी लगता है और वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करते हैं। नेहा जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ घर की तिजोरी के बारे में। देखो, उसको सुनकर हमारे दर्शक भी खुश हो गए हुए, क्योंकि हर कोई चाहता है उसके घर का धन बढ़ता रहे। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तु अनुसार घर की तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए ताकि हमारे धन में वृद्धि होती रहे? जी बिल्कुल, देखिए लॉकर में धन बढ़ोतरी या आप बोल लीजिए आपका लिक्विड गोल्ड बढ़ोतरी सभी कोई चाहते हैं। अब लॉकर जो होती है उसे हम वास्तु में थोड़ी भारी दिशा मानते हैं, क्योंकि हम ये यूजुअली अलमारी में प्लेस करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी दिशा मानी गई है साउथ और वेस्ट, और आप साउथ वेस्ट में भी इसे रख सकते हैं, बट साउथ सबसे बेटर ऑप्शन है, उसके बाद वेस्ट एंड उसके बाद साउथ वेस्ट। आपको इस तरीके से अलमारी को रखना है। अगर आप साउथ में प्लेस कर रहे हैं तो आपकी तिजोरी की मुंह जो है वो नॉर्थ की तरफ खुलनी चाहिए, और अगर आप वेस्ट में प्लेस कर रहे हैं तो आपकी तिजोरी का मुंह जो है वो ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए। अगर इस तरीके से आप अपने लॉकर को प्लेस करते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके धन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करती है। और इस तरीके से क्या होता है, अगर आप सिर्फ लॉकर ही नहीं, अपने घर की जितनी भी अलमारी है या जो भी चीज़ें जिसमें आप सामान स्टोर करते हैं, उन्हें भी अगर आप इस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो ये डायरेक्शन आपका काफ़ी भारी हो जाता है, जो कि अगेन आपको फिनेंशियली ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। नेहा जी, आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही विशेष जानकारी दी वास्तु को लेकर। आपसे फिर भेंट होती है इसी कार्यक्रम में कुछ और विशेष जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।